हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ प्रतीक सर और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द अर्निंग पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके लिए बड़ी यूनिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि और सारे लोगों ने भी आपको बताया है, लेकिन मेरा स्पेशलाइजेशन है कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको बताऊँ कि अब हमें क्या करना है। और हमारा टारगेट होगा गेट 2021। और गेट 2021 में अब बहुत अच्छी बात है कि हमारे जैम की तैयारी करने वाले जो बीएससी के एस्पिरेंट्स थे वो भी अब पेपर दे सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा और क्रांतिकारी डिसीजन है और बहुत बढ़िया है। तो मैं सभी अपने ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स से बोलूँगा कि अब वो गेट की तैयारी करें और गेट की तैयारी करके जॉब पाने की कोशिश करें। एमएससी तो ठीक है, एमएससी वो कर लेंगे, एमएससी उन्हें करनी भी चाहिए। मैं नहीं कहता कि एमएससी नहीं करनी चाहिए, करो आप एमएससी, बट गेट की प्रिपरेशन अब आपको जॉब तक पहुंचा सकती है, नौकरी तक पहुंचा सकती है, जो बहुत ज़रूरी है। और गेट 2021 के लिए जो मेरा कोर्स है उसको ज्वाइन करके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसके लिए टारगेटेड बैच मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ बहुत जल्दी। तो आज की इस वीडियो में जो है और वो टारगेटेड होगा बीएससी के बच्चों के लिए और स्पेशली जो भी एस्पिरेंट्स गेट की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं लाइव क्लास बिल्कुल लूँगा, उसमें अच्छी तरीके से उसमें पढ़ाऊँगा। और गेट 2021 में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आज मैं जो आपसे डिस्कस करने आया हूँ, अभी जो मेरा फोकस है वो है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुए चेंजेस को, जो आपके चेंजेस हुए हैं उनको थोड़ा आपसे डिस्कस कर लूँ। पहले के कोर्स में और अभी के कोर्स में क्या डिफरेंस है, बेसिकली क्या चीज़ें बदली हैं थोड़ी सी और क्या चीज़ें सिमिलर थी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एक नया सेक्शन ऐड हुआ है एमएसक्यू के फॉर्म में, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन के फॉर्म में। और उसमें भी अब 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल आएंगे, जैसा जैम के पेपर में या जेईई एडवांस के पेपर में आते हैं। तो ये जो डिसीजन है वो काफ़ी बढ़िया डिसीजन है और गेट के लेवल को एक अच्छे एग्ज़ाम के लेवल पे सेट करने का बहुत अच्छा एक मूवमेंट है आईआईटी बॉम्बे की तरफ से। तो चलिए जो है हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कोर्स में कौन कौन से यूनिट हैं और किन यूनिट में क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब और क्या टारगेटेड तैयारी होनी चाहिए। तो इसमें जो है वो जैसा कि एक यूनिट थी हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, अभी आप देख रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की वो यूनिट है यहाँ पे। और स्टीरियोकेमिस्ट्री की यूनिट कई तरीके से थी। बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, रिएक्शन पर यूज़ की जाने वाले डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, और साथ साथ जो होता है वो एसिमेट्रिक सिंथेसिस थी, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का एडवांस एप्लीकेशन। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं हमारे पास। जैसे आप देख रहे हैं कायरलिटी एंड सिमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद और विदाउट कायरल सेंटर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ देयर एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशंस। तो मेरे हिसाब से ये मेथड पहले भी था और ये पहले भी आपके कोर्स में था और अब भी है। और इसका मतलब बहुत आप इसी तरह समझते हैं कि बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई बात है कि कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल एक्सिस क्या होती है, कायरल प्लेन क्या होता है, हेलिकल कायरल एक्सिस क्या होती है, आरएस नॉमेनक्लेचर क्या होता है, पीएम नॉमेनक्लेचर क्या होता है, प्रो आर क्या होता है, प्रो एस क्या होता है, जो छोटे स्टीरियोटॉपिक फेज क्या होता है, डायस्टीरियोटॉपिक फेज क्या होता है, एनेंसीटॉपिक फेज क्या होते हैं, होमोटॉपिक फेज क्या होते हैं, आरी फेसियल क्या होता है, साई फेसियल क्या होता है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो आप पढ़ते थे। या कॉन्फॉर्मेशंस क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को 2D का जो होते हैं स्ट्रक्चर्स उनको 3D में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग कन्फर्मेशंस बनाने के तरीके और उन सबको आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सब चीज़ आप बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप अलग अलग तरीके की कॉन्फर्मेशन पढ़ते हैं, कौन सा कॉन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, उन दोनों को आप एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, रिएक्शन पर क्या उसका इम्प्लीमेंट होता है, वो सब आप पढ़ते हैं। और जब कोई रिएक्शन चलता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या रोल होता है, क्या जो होता है वो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, क्या स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, क्या डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, क्या डायस्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, क्या एनेंसी सेलेक्टिव रिएक्शन है, क्या एनेंसी स्पेसिफिक रिएक्शन, ये सब आप पढ़ते हैं वहाँ पे, अभी भी यहाँ पे है। और रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री इन कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन स्टीरियोजेनिक सेंटर। देखिए, मोर देन वन स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब है कि एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर्स को डील करना, आप चाहे कायरलिटी के रेस्पेक्ट में डील करना हो, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के रेस्पेक्ट में डील करने वाली बात है। होमोटॉपिक फेस, एनेंसीटॉपिक फेस, डायस्टीरियोटॉपिक फेस से पहले भी थे, अभी भी हैं। स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस देखी दिया, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा एडवांस हो गया। आप अगर देखेंगे तो डेडिकेटेड चैप्टर मिलता है क्लेडन में स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का,
एसिमेट्रिक सिंथेसिस जुड़ा हुआ, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन भी अलग अलग जगहों पर मिलता है। तो ये एक पार्ट था, पहले भी था। कन्फॉर्मेशन एनालिसिस जो होता है, ए साइक्लिक और साइक्लिक दोनों की है हमारे कोर्स में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों तरह की आइसोमेरिज्म है। कॉन्फ़िगरेशन कन्फॉर्मेशन जो पहले हम लोग पढ़ते आ रहे थे, सब कुछ वैसा ही है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। अब आते हैं हम कन्फॉर्मेशनल इफेक्ट। एट्रॉप आइसोमेरिज्म, देखिए आप जानते हैं एट्रॉप आइसोमेरिज्म एक खास तरीके की आइसोमेरिज्म होती है कायरोप्लेन की वजह से। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑन द रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या है बेटा? स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक मैकेनिज्म पर यूज किया जाने वाला एप्लीकेशन है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी था अभी भी है। लेकिन ये कि मैकेनिज्म के हिसाब से भी पूछा जाता है, और अभी अब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से भी उसके रोल को ले सकते हैं। तो ये तो रहा स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में आप देखेंगे ना, तो बहुत सारा टॉपिक ऐसा होता है जो नेट के टॉपिक से सिमिलर है, आपके जैम के टॉपिक से भी सिमिलर है, लेकिन थोड़ा जैम के टॉपिक से एडवांस है। एडवांस का मतलब क्या है कि उसका थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन अलग है, इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग है, बस इतनी सी बात है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो रिएक्शन मैकेनिज्म का एक पोर्शन जो है वो ज़्यादातर हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं, वो है कि अलग अलग तरीके के रिएक्शंस को पढ़ना, उनकी मैकेनिज्म्स को पढ़ना, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो, चाहे वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो, चाहे वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, SN1 हो, SN2 हो, SNI हो, SN2 डैश हो, SN1 SN2 का कंपेरिजन हो, SN2 SN2 डैश का कंपेरिजन हो, उस पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल हो, उस पर डिफरेंट तरीके की थ्योरीज का एप्लीकेशन हो, उनका एप्लीकेशन क्या होता है नेम रिएक्शन और रीजन पे वो हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो गेट में एक खासियत है वो ये है कि उसके एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट की तरफ ज़्यादा फोकस किया गया है, कि एक्सपेरिमेंटल पार्ट या उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाए जिससे मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले भी था, अभी भी है, और वो है काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनामिक कंट्रोल। भाई काइनेटिक और थर्मोडायनामिक टाइप की दो तरह के मैकेनिज्म्स को डील किया जाता है रिएक्शंस में। तो कहाँ पर कौन से ऐसे होते हैं जिनमें काइनेटिक का और थर्मोडायनामिक का कंपेरिजन होता है, और उनका आपस में क्या सिंक्रोनाइजेशन होता है। अब एक बड़ी खास बात है कि देखिए, अब ये मैं आपको बताऊं तो ये जैम के और थोड़ा सा गेट के कोर्स में सिमिलरिटी है, लेकिन नेट में थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस होता है। वो ये कि आप अलग अलग तरीके से किस तरह से मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, और इसमें एक डेडिकेटेड चैप्टर अगर आप देखेंगे तो कैरुथर क्लेडन में एक डेडिकेटेड चैप्टर है इसका, चैप्टर नंबर 31, जिससे आपको मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं। तो उसमें आप जैसे प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरमीडिएट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइसोटोपिक लेबलिंग क्या होती है, हाँ लीनियर, जैसे ये देखिए यहाँ पर देखिए लीनियर फ्री एनर्जी जैसे हैवेट इक्वेशन है, ये टैफ्ट इक्वेशन नया इसमें ऐड किया है भाई। पहले हैवेट इक्वेशन था, अब इसमें टैफ्ट इक्वेशन ऐड किया है। हैमंड पास्टुलेट था, हैमंड पास्टुलेट अभी देखिए यहाँ से जो है वो हटा दिया गया है, हैमंड पास्टुलेट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को हटा दिया गया और टैफ्ट इक्वेशन को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये बड़ा खास है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ गेट के पेपर में ही अभी इम्प्लीमेंटेशन में मिलेगा, अलग है थोड़ा। बाकी देखिए अलग अलग तरह के मैकेनिज्म तो है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है, दोनों एरोमेटिक टाइप का भी है, एलिफैटिक टाइप का भी है, एडिशन भी, रिएक्शंस भी है कार्बन कार्बन पे, इनको आप कहते हो एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कार्बन कार्बन पे भी होता है बेटा, कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड पे भी होता है। और एलिमिनेशन रिएक्शंस तो है ही है भाई, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन या एराइन और फ्री रेडिकल पहले से था भी है। और मालिकुलर रीअरेंजमेंट्स देखिए एक तरीके का मैकेनिज्म का हिस्सा भी है बेटा, और नेम रिएक्शन का हिस्सा भी मैं मानता हूँ उसको, अलग अलग तरह के नेम रिएक्शंस पे वो इस्तेमाल किया जाता है। रीअरेंजमेंट एक्चुअली एक नेम रिएक्शन ही है, मैकेनिज्म में इस्तेमाल होता है, बट नेम रिएक्शन में उसका एप्लीकेशन होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें टैफ्ट इक्वेशन का एक पार्ट है जो अलग तरह से ऐड किया गया, और हैमिल्टन इक्वेशन का पार्ट तो देखिए नेट के पेपर में जाता है, लेकिन आपको जैम में नहीं मिलेगा। जैम के हिसाब से बड़ा ही अलग तरीके का ये एक सीनेरियो क्रिएट करता है। अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हैं और आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको उसको स्पेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जा करके आप गेट के सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एमएसक्यू का ऐड किया गया, और एमएसक्यू का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी पढ़ाई की, तब आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस पे, जो कि हमारा सबसे क्रीम पोर्शन है। आप जैसा कि देख रहे हैं बेटा, सिंथेसिस का पोर्शन का मतलब ये हो गया कि सिंथेसिस के पोर्शन में आप बात करते हैं रिएजेंट्स की और नेम रिएक्शंस की, और मैकेनिज्म में भी उसके एप्लीकेशन की। मैं बात करता हूँ यहाँ सिंथेसिस की। अब देखिए ध्यान से, सिंथेसिस का मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ तो सिंथेसिस का मतलब कुछ नहीं है, अलग अलग तरह के नेम रिएक्शंस हैं और अलग अलग तरह के रिएजेंट्स हैं। लेकिन
आपके जो भी नेम रिएक्शंस और एजेंट्स होंगे ना टोटली अप्लाइड होने चाहिए, याद करने वाले नहीं होने चाहिए। अगर आपने याद किया है भूल जाइए, आप गेट के पेपर में सवाल नहीं कर सकते। आप एक बार जैम के पेपर में सवाल कर सकते हैं, नेट के पेपर में सवाल कर सकते हैं, लेकिन गेट के पेपर में सवाल नहीं कर सकते। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अब है क्या, सिंथेसिस रिएक्शंस किसी भी तरीके की हो सकता है। मैकेनिज्म पर बेस्ड सिंथेसिस हो सकती है, सेलेक्टिविटी हो सकती है, उसमें आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं, एल्कीन्स ले सकते हैं, एल्काइंस ले सकते हैं, एरोमेटिक रिंग्स ले सकते हैं, एल्कोहल्स ले सकते हैं, फिनॉल्स ले सकते हैं, एल्डिहाइड्स ले सकते हैं। सारे फंक्शनल ग्रुप देखिए कवर कर दिए, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप इसने कवर कर डाले यहाँ पे। उन फंक्शनल ग्रुप्स के हर सिंथेसिस के ऊपर ये आया, हर सिंथेसिस के ऊपर, हर सिंथेसिस के ऊपर ध्यान रखिएगा। जैम के पेपर में भी आप पढ़ते हो उसको, और जैम के पेपर में भी बहुत काम आएगा आपका, और गेट में भी बहुत काम आएगा। मतलब जैम और गेट को अगर बैलेंस कर दिया जाए, जैम से थोड़ा हाई कर दिया जाए गेट को, तो आप गेट के पेपर में दे सकते हैं और जैम तो आपको मिलेगा। इसके अलावा देखिए हर रिएजेंट, ग्रेनाइट रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट, ऑर्गेनो बोरान, ऑर्गेनो जिंक, ऑर्गेनो फास्फोरस, ऑर्गेनो सल्फर, ऑर्गेनो टिन, ऑर्गेनो सिलिकॉन, सब के सब रिएजेंट्स की सिंथेसिस आपसे पूछी जाएगी। और आप ध्यान रखिए क्लेगन में डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं के लिए। आपको अगर स्ट्रेटेजी वाली पढ़ाई करनी है तो स्ट्रेटेजी वाली पढ़ाई कर लीजिए, आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। आपका जैम भी तैयार हो जाएगा और गेट भी तैयार हो जाएगा। सेम तैयारी में जैम भी तैयार, गेट भी तैयार। अब आते हैं हम कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कपलिंग रिएक्शन का पार्ट देखिए जैम में नहीं, जैम में नहीं, ये सिर्फ गेट में और जैम नेट के पेपर में। और गेट में थोड़ा ज़्यादा अप्लाइड मैनर में मैं आपको बोलूँगा है। अब थोड़ा गेट ज़्यादा अप्लाइड पूछा जाएगा आपसे। सारी कपलिंग, हेग कपलिंग, सुजुकी कपलिंग, स्टेले कपलिंग, सोनो के सारा कपलिंग, नेगेसी, कोमाडा, हियामा, सुजी ट्रस्ट देखिए एक अलग तरीके का रिएक्शन है। सुजी ट्रस्ट, मेटाफिसिस, ग्रब्स मेटाफिसिस है भाई। मैकमरी कपलिंग, मैकमरी जैम के सिलेबस में भी है और इधर गेट के सिलेबस में। अच्छा, सबसे बड़ी बात जिसको ऊपर लोग फोकस नहीं करते हैं वो मल्टी स्टेप सिंथेसिस। मल्टी स्टेप सिंथेसिस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस आपकी बार गेट के पेपर का रहेगा। मैं आपको बताऊँ, उसमें चाहे वो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस हो, चाहे वो डिस्कनेक्शन और सिंथॉन अप्रोच हो, पहले भी था कोर्स में, इसके अभी ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो। अच्छा, इस वजह से अब देखिए एटम इकोनॉमी रिएक्शंस वगैरह ऐड किए गए, देखिए ग्रीन सिंथेसिस ऐड की गई है। ग्रीन सिंथेसिस वगैरह पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन अब ग्रीन सिंथेसिस के सवाल भी बहुत पूछे जाएंगे। माइक्रोवेव सिंथेसिस, ग्रीन सिंथेसिस, अलग अलग तरीके की और ऐसे मेथड्स जिनमें जो लेस हजार्डस होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, वैसे मेथड्स को यूज़ किया जाना, उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। बहुत यूनिक कोर्स है, बहुत यूनिक पार्ट है, वो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए तब आप कर पाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए सब फॉर्मलिन, एसाइलिन, इक्विवेलेंट, ये सब कुछ सब आ गया। सेलेक्टिविटी क्या होती है और सिंथेसिस के साथ एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है, पूरा कायरल ऑक्सिलरी क्या होता है, जैसे भी आप देखिए डीसिमेट्राइजेशन, यूज ऑफ कायरल ऑक्सिलरी, ये सबका सब एडवांस पार्ट है। ऑर्गेनो कैटालिसिस, ये सब के सब ऐसे पार्ट हैं जो गेट के कोर्स में बहुत ही यूनिक तरीके से अवॉइड किए गए हैं और उनके सवाल बहुत ही यूनिक तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। बाकी बेटा देखिए इसमें पूरी इनोलेट केमिस्ट्री यहाँ पे कवर की गई है। देखिए यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन से लेके फल्किना मॉडल, ये जितना भी आप देख रहे हैं सीरो सिलेक्टिव, ये सब का सब अब सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन है। जो कि मैं आपको बोलूँ तो कैरुथर के में सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन का चैप्टर है, जेफल में भी सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन का चैप्टर है, वहाँ से इंक्लूड किया गया। तो ये पोर्शन जो है वो हर एक हिस्से को कवर करता है, रिएजेंट के, नेम रिएक्शन के, अलग अलग तरीके के जो है मैकेनिज्म के एप्लीकेशंस के, और स्टीरियोकेमिस्ट्री के भी एडवांस एप्लीकेशंस के। और ये पार्ट अगर आपने तैयार कर लिया ना तो यहाँ से मैक्सिमम सवाल आपको मिलने वाले हैं। मैक्सिमम सवाल, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम सवाल, और आपको बड़ा ही अच्छी तरीके से आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं सवालों को, अगर आप इसकी ग्रिप में है आपके टॉपिक तो। उसके बाद एक टॉपिक है पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री। मैं आप लोगों को, सारे बच्चों को बोलना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं जैम की, वो पेरिसाइक्लिक तो पढ़ते हैं, उनमें बहुत लिमिटेड पेरिसाइक्लिक होती है। लेकिन यहाँ पर जो पेरिसाइक्लिक होगी वो पूरी होगी, चाहे वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक हो, साइक्लो एडिशन हो, सिग्मा ट्रॉपिक हो, उनका ऑर्बिटल कोरिलेशन डायग्राम हो, एफएमओ अप्रोच हो, वुडवर्ड हाफमैन रूल हो, और बाकी फोटो केमिस्ट्री तो देखिए बेटा नहीं पढ़ते हैं जैम के बच्चे, लेकिन यहाँ पर आपको फोटो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, एल्कीन्स की, एरीन्स की, और उनके जो नेम रिएक्शंस हैं, चाहे वो बार्टन बाय कॉम्बी हो, चाहे वो डाइपाइमेथिलीन रीअरेंजमेंट हो, नॉरिस टाइप फर्स्ट सेकंड क्लीवेज हो, फोटो रिडक्शन हो, फोटो ऑक्सीडेशन हो, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और फोटो केमिस्ट्री का पार्ट तो बेटा पहले से भी था, अब भी है, तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठा करके इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हम अपने जैम वाले एस्पिरेंट्स की बात करें, बीएससी वाले एस्पिरेंट्स की बात करें, एमएससी एस्पिरेंट्स की तो बात है, उनको तो सब कोर्स में पढ़ना ही होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा ही सिस्टमेटिक आपकी तैयारी होनी चाहिए ऑर्गेनिक की, तब जाकर क्या एमएसक्यू वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम आते हैं बेटा हेट्रोसाइक्लिक, ये पहले भी था अब भी है। हेट्रोसाइक्लिक का पार्ट आप जैम की तैयारी में भी यूज़ करते हो बेटा, और यहाँ गेट में भी आपको कॉमन मिल जाएगा वो टॉपिक। अब उसमें देखिए बेटा फ्यूरान, पायरोल और हाइड्रोजन तो है ही है, लेकिन आप पेरिडीन तक
पढ़ते हो आप, और इंडोल, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन ये सब आप नहीं पढ़ते हो तैयारी के लिए जब आप जैम की तैयारी करते हो। लेकिन आप तो यहाँ पे सब तरह के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का रिएक्शन पूछा जा सकता है, जीओसी में भी उसका सवाल पूछा जा सकता है, एरोमेटिसिटी में भी पूछा जा सकता है, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। और फिर उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, और बायोमॉलिक्यूल्स के लिए मैं आपको बता दूँ, बायोमॉलिक्यूल्स का जो पार्ट है या बायोमॉलिक्यूल्स के जितने भी आप रिएक्शंस देख रहे हो, चाहे वो मोनोसैकेराइड हो, डाइसैकेराइड हो, अमीनो एसिड हो, या फिर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, टर्पिनॉइड, स्टेरॉइड, एल्कलॉइड, ये सब जितने टॉपिक्स हैं, मैं इसको जैम के, गेट के और नेट के अप्लाइड हिस्से की तरह कैसे अप्लाई किया जाता है वो मैं इसको आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत शानदार आपको इसको, इतना बेहतरीन आपको मैं बायोमॉलिक्यूल को पढ़ाने वाला हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, इतना आपको बेहतरीन ढंग से मैं इसको कोरिलेट करा दूंगा कि आप इसको पेपर में यूँ सवाल कर लोगे, जो भी इसके सवाल है, याद करने वाले हों, मैकेनिज्म वाले हों या फिर सिंथेसिस वाले हों, चाहे वो टर्पिनॉइड का हो, हार्डकोर नेचुरल प्रोडक्ट का हो, या फिर सिंपल नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि आपके सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स का हो, किसी का भी हो, आप अच्छे से इसको पेपर में कर लेंगे। ये आपको बस थोड़ा सा डराता इसलिए उसमें याद करने वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है, बोर करता है पढ़ने को, लेकिन क्या सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपका सिनेरियो होना चाहिए, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड पढ़ लेते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद उनके रिएक्शंस को याद कर लेते हैं, ज़्यादा वो डीएनए आरएनए पढ़ लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट्स को भी हम यहाँ पढ़ेंगे और वो हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जैम के लिए भी और गेट के लिए भी। नेट के लिए तो है ही है, नेट के बच्चे तो करते ही करते थे। अब आती है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में देखिए हर टेक्निक्स पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन इसमें से HPLC है, GC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, ये सब थोड़ा सा एप्लीकेशन के फॉर्म में नए जो है वो एडअप है यहाँ पर। और बाकी NMR, UV विजिबल IR, प्रोटॉन NMR, कार्बन 13 NMR, ये सब पॉली न्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर NMR, ये सब पहले भी थे, अभी भी है। तो ये एक हिस्सा है। तो मेरा अपना मानना है कि कोर्स के सिनेरियो में पहले की और अब के ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर है, 10% डिफरेंस आप कह सकते हैं, लेकिन सवालों में बहुत डिफरेंस आने वाला है बेटा, लेवल में बहुत डिफरेंस आने वाला है। और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि पहला जो ये आपका गेट का पेपर है जिसमें MSQ ऐड किया गया, जब भी कोई नया पैटर्न ऐड होता है तो पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी आता है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है हमारे BSc वाले बच्चों के लिए कि गेट रेडी फॉर द गेट। अब गेट भरिए, गेट का फॉर्म, और अपने आप को तैयार करिए उसके लिए, और अच्छे से अच्छी तैयारी करिए। और उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको स्ट्रेटेजी बनाइए, मुझसे जुड़िए, कोर्स को ज्वाइन करिए, सिस्टमेटिक स्टडी करिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़िए, फिजिकल केमिस्ट्री पकड़िए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़िए, बेस्ट को पकड़िए और तैयारी करिए, सिस्टमेटिक रखिए अपनी स्टडी को, प्लानिंग रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, लेवल बनाइए, बुक की स्टडी करिए, कोरिलेशन करिए आपस में एक दूसरे का, और जल्दी से जल्दी आप जो है वो ये कोशिश करिए कि मैं अपने आप को उतार दूँ उस फील्ड में जिस फील्ड में आपको नौकरी मिलने वाली है बेटा, नौकरी मिलने वाली है। आप नौकरी के पीछे भाग ही रहा है, नहीं तो PhD करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको नौकरी दे रही है गेट के। बहुत ज़बरदस्त बात है, अच्छी रैंक लाओ, नौकरी पाओ। अब आप देखिए, आपको मैंने पूरा बता दिया बेटा, सारे टॉपिक्स बता दिए, ये था हमारा सिलेबस। और सारी चीज़ों की प्लानिंग होगी, सिस्टमेटिक होगा, कब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे कोरिलेट करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अभी हम कहाँ पर हैं, कितना और आगे बढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, प्लानिंग से बताऊंगा, सिस्टमेटिक बताऊंगा। तो मैं आपको इस वीडियो का नाम रखता हूं गेट पाओ, गेट में अच्छी रैंक लाओ, नौकरी पाओ। मेरा जो स्लोगन होगा इस वीडियो का, गेट में अच्छी रैंक लाओ, नौकरी पाओ। आप क्या चाहते हैं? नौकरी पाना ना। नौकरी पाने का एक बहुत सुनहरा अवसर है बेटा। नौकरी मिल गई ना बेटा, सरकारी नौकरी, तो जो पीस और जो स्टेबिलिटी मिलती है वो मैं आपको बता नहीं सकता बेटा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक आप बेस्ट नहीं करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक बेस्ट नहीं करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री जब तक बेस्ट नहीं करेंगे, और तीनों को मिक्स करके जब तक आप एग्जाम में नहीं अपीयर होंगे, आप अच्छी रैंक नहीं निकाल सकते।
अब एक खाली गेट निकालना है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छी रैंक आपकी तभी आएगी जब आप स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करेंगे। सो गेट रेडी फॉर द गेट 2021। गेट अच्छी रैंक से निकालो, नौकरी पाओ, ये अपने लिए बना लीजिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।